हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। अगर आप सभी का ओनली वन टारगेट है 2024 गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना, तो आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार का पैटर्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा, इस सीरीज़ में चलाया जा रहा है, यानी लेटेस्ट समय में या वर्तमान समय में या आने वाले समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उठा रहा है ना, उसी के अनुसार यह क्लास तैयार किया गया है। और मैं बता दूं कि आप सभी को इन क्लास में हर प्रश्न यानी हर चैप्टर से यानी सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न को कवर किया गया है, समझो। और मैं बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रॉफिट क्या होता है कि आपका जो नंबर होता है ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है, समझो। और वैसे विद्यार्थी को इंक्रीज और ज़्यादा होता है जो विद्यार्थी का क्या होता है ना कि प्रैक्टिस सेट में नंबर स्टॉप हो जाता है, यानी रुक जाता है। जैसे अगर 20 क्वेश्चन का कोई प्रैक्टिस सेट है तो ओनली वन उसका 14 से 15 क्वेश्चन ही हर सेट में सही होता है, यानी 15 से आगे बढ़ता है, ये नहीं 15 तक आके स्टॉप हो गया। तो उनको बस एक ही काम करना है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे वैसे प्रश्न पे जो न्यू पैटर्न यानी एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित हो, समझो। तभी आप सभी का उस 20/20 प्रश्न आप सभी को यहाँ पे इंक्रीज होगा, समझो। अन्यथा 14 से 15 पे ही स्टॉप हो जाएगा। तो इसी कारण आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आप सभी से, और आपका एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, कर रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। देखो, शब्दों का सही संबंध बताना है कि जिस प्रकार पेट्रोल का संबंध गाड़ी से है, हमारी बातों को समझना, पेट्रोल का संबंध किससे है, गाड़ी से। बिजली का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, समझो। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना हमारी बातों को कि गाड़ी का संबंध पेट्रोल से और पेट्रोल का संबंध गाड़ी से कैसे हो सकता है। तो गाड़ी जो होता है ना वह किसके अनुसार चलाया जाता है, तो पेट्रोल के अनुसार चलाया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा जो बिजली के अनुसार चलाया जाता है, अंधेरा, माल या फिर कच्छ, नहीं ना, क्या होता है, बल्ब। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बल्ब होगा जो किसके अनुसार चलाया जाता है, तो बिजली के अनुसार। उसी प्रकार जिस प्रकार गाड़ी का संबंध पेट्रोल से है, यानी गाड़ी पेट्रोल से चलाया जाता है, तो बल्ब बिजली से। समझो हमारी बातों को यहाँ तक। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न देखो, इसमें क्या कर रहा है ना बाबू, समझना। करा उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। देखो यह जो सीरीज है ना, क्या है, तो नंबर सीरीज है। अब आप सभी को इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक लगाया है। इससे पहले आप लोग यह देखो कि यह सीरीज क्या हो रहा है। तो बोलोगे सर जी यह जो सीरीज है स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझो ना। अब देखो जब आप सभी का इंक्रीज हो तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि देखो यहाँ पे 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 200, 343, 729। तो आप सभी को कोई चीज़ कॉमन दिख रहा है, कोई बात यहाँ पे लॉजिक समझ रहा है। तो बोलोगे जी सर आपको समझ में आ रहा है। यानी यह जो 1 है ना, यह 1 का क्यूब है। 8 जो है ना, यह 2 का क्यूब है। 27 जो है ना, यह 3 का क्यूब है। और 64 जो है ना, यह 4 का क्यूब है। इतना हमारी बातों को समझ रहे हो। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। तो क्या समझ में आया कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो इसी बार अगले वाले पद को निकालेंगे तो 5 का क्यूब नहीं करेंगे, करेंगे ना। क्या चीज़ में सीरीज चल रहा है, तो क्यू का सीरीज चल रहा है। यानी 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 125, 125 होगा कि नहीं होगा, होगा ना।
अब इसी प्रकार जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है, 216। तो यहाँ पे क्या होगा, 216। फिर देखो 7 का क्यूब, यह क्या होना चाहिए, 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। समझो ना। और जब इसी प्रकार हम इस पद को निकालेंगे तो ये कितना होना चाहिए, 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब कितना होता है, सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512 होता है। कितना होता है, 512। समझो ना। अब इसी प्रकार ये किसका क्यूब होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 9 का क्यूब। और 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है। समझो ना। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन देखो 125, 216, 512। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका राइट आंसर है, बिफोर बाहुबली। तो कैसे हमें पता चला, तो हमें इस प्रकार से पता चला कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी प्रकार से अगर हम चले सभी में क्यूब करते तो हमें यहाँ पे क्या निकल के आया, तो 5वां पद, 6ठा पद और 8वां पद हमें आसानी से निकल गया। समझ रहे हो ना यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या करा है, 3 नंबर का प्रश्न। देखो बाबू करा है ना, सरस्वती और गौरी बहनें। देखो यहाँ पे 2 बहन है। क्या है, 2 बहन है। कौन कौन है, तो एक सरस्वती है। कौन है, तो एक सरस्वती है। और एक कौन बहन है, तो गौरी है। चलो यहाँ पे 2 बहनी है। समझो 2 बहन है, सरस्वती और गौरी। अब प्रश्न क्या कर रहा है, गौरी का भाई, गौरी का भाई। चलो यहाँ पे गौरी का कौन होगा, भाई। तो देखो जब सरस्वती और गौरी दोनों बहन है तो गौरी का भाई क्या होगा, सरस्वती का भी बहन होगा। यानी हमारे कहने का मतलब है ना कि ये तीनों क्या है, भाई बहन है। समझो हमारी बातों को, तीनों क्या है, भाई बहन है। अब प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा है सरस्वती के पिता, यानी इस सरस्वती के पिता, सरस्वती के पिता के पिता, यानी पिता के पिता, इसे क्या कहते हैं, तो पिता के पिता सरस्वती, इसे क्या कहेगी, तो इसे दादा कहेगी। समझो, क्योंकि पिता का पिता कौन लगते हैं, तो दादा लगते हैं आपको। समझो उसी प्रकार का रहा है कि अब प्रश्न समझना, प्रश्न क्या पूछना चाहता है, जो देखो कह रहा है ना कि गौरी का भाई, या जो गौरी का भाई है ना सरस्वती के पिता से किस प्रकार संबंधित है, यानी इनसे ये किस प्रकार संबंधित है। तो इनको ये जो है ना ये कौन हो गए, दादा। तो दादा देखो जब सरस्वती के होंगे तो तीनों का दादा होंगे। समझो ना, क्योंकि तीनों भाई बहन हैं। तो दादा इसको क्या कहेंगे, इसका गौरी के भाई को तो क्या कहेंगे, तो यहाँ पे पोता कहेंगे। क्या कहेंगे, पोता। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही। क्या कहेंगे, पोता। समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, 4 नंबर का प्रश्न। देखो क्या पूछ रहा है आप सभी से आपका एग्जामिनर। देखो समझना बाबू। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना क्या होगा। तो इसके जगह राइट आंसर पता करने से पहले आप सभी को सोचना होगा कि जिस तरह से 16, 3, 8 और 4 को कैलकुलेशन करके 1 लाया और जो लॉजिक लगा के वही 8 लाया, तो वही लॉजिक लगा के हम यहाँ पे राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे ना। तो देखो इसमें आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो, तो इस तरह से सोचना कि 16, 3, 4, 8 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। समझो ना। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से हमारी बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बिल्कुल समझ जाओगे, आसान भाषा में आप लोग समझ जाओगे। देखो अगर हम बात इस तरह से करें, इस तरह से कि यहाँ पे 16 है ना, तो चलो मैं यहाँ पे 16 लिखता हूँ और इस 16 में क्या करता हूँ, इन तीनों को जोड़ने के बाद इस 16 में घटा देता हूँ। तो देखो क्या होता है, तो 8, 4, 12 और 12 और 3 कितना होता है, 15। यानी इस तरह से 8 होगा प्लस का 4 होगा और प्लस का 3 होगा। समझो। तो देखो 16 माइनस 8, 4, 12, 3, 15 करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है बाबू, तो 1 प्राप्त हो रहा है ना। यानी यहाँ पे देखो 1 है तो बोलोगे जी सर है। यानी क्या किया ना कि इस घर वाले को इन तीनों को जोड़ के इससे घटा दिया। तो उसी प्रकार करेंगे इस 20 में
इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ के इस 20 में घटा देंगे, बीच वाला आना चाहिए, समझो ना। तो देखो उसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ पे क्या है समझना, यहाँ पे क्या है 20 है, 20 है ना। अब 20 में क्या करेंगे, 20 में इन तीनों को जोड़ेंगे। तो देखो 4 प्लस का 5 और प्लस का 3, समझो ना। तो देखो 20 माइनस 5 4 9 और 3 12। अब देखो 20 में जब 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। देखो 8 यहाँ पे है, तो बोलोगे जी सर है। यानी कि जिस प्रकार इसमें लॉजिक लगाए ना वही इसमें लगाए, तो वही हम इसमें लगा के राइट आंसर पता कर लेंगे। कैसे करेंगे बाबू, तो देखो क्या करेंगे कि क्या करेंगे कि 18 जो है ना, 18 में इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ के 18 में घटा देंगे, जो आएगा वह बीच वाला होगा। तो कैसे करोगे, तो इस तरह से समझना। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इस तरह से समझना। यहाँ पे 18 होगा और 18 में माइनस क्या करेंगे, 5 और 4 और 6 को जोड़ के, तो 6 और 4 10 और 5 15। यानी जब हम 18 में 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी इस वाट के जगह क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो, राइट आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया ना, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाया कि पहले को जो था ना उसमें दूसरे तीसरे चौथे को जोड़ के और पहले वाले में घटा दिया, बीच वाले आ गया। समझ गए हो, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, क्लास को सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि सुबह और शाम दोनों वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। समझ हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न, और समझने की कोशिश करना। देखो 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है, समझ हो ना। अब इसमें जिस प्रकार से कथन कहेगा ना उसी प्रकार से आप सभी को निष्कर्ष करना है, ना कि थोड़ा सा अपने मन से कुछ कर देना है, ना कि थोड़ा सा हमारे मन से करना है। नहीं, जो कथन कहेगा ना उसी के अनुसार निष्कर्ष लगाओगे, समझो। तो देखो प्रश्न समझना, कर रहा है कथन कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। कर रहा है ना कि ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अब निष्कर्ष पे आ जाओ, क्या है, कर रहा है निष्कर्ष एक कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। अच्छा बताओ कि कथन में कहीं जिक्र किया है आलसी लोग ड्राइव नहीं करते, नहीं ना। अभी क्या मैं बताऊं कि जो कथन कहेगा उसी के अनुसार निष्कर्ष करोगे, तो यानी क्या होगा, निष्कर्ष वन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष दो क्या कर रहा है, हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। अब देखो क्या कहा है, यहाँ पे देखो सतर्क का जिक्र किया है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, इसलिए कि अगर सतर्क रहते हो तो दुर्घटना को रोका जा सकता है। बिल्कुल सही, यानी कि क्या होगा, निष्कर्ष 2 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 6 नंबर का प्रश्न, और 6 नंबर का प्रश्न में आप सभी से क्या पूछना चाहता है, कर रहा है कि इस बार संख्याओं का संबंध बताना है। इससे पहले प्रश्न जो था वह शब्दों का संबंध था, और यहाँ पे संख्याओं का संबंध बताना है कि जिस प्रकार 149 से 238 हुआ, 159 से यहाँ पे क्या होगा, समझ हो ना। तो कैसे सोचोगे आप लोग, तो इस तरह से सोच सकते हो, जैसे कि क्या, तो जैसे कि इस तरह से समझना। अगर हम बात करें कि 149 से 238 हुआ तो क्या हुआ, तो देखो अगर थोड़ा सा लॉजिक इस तरह से लगाओ कि 149 से 238 हुआ, यानी इस 149 में कितना जोड़ा, तो 238 हो गया, समझो। तो देखो यहाँ पे क्या जोड़ा, तो 18 में 9 जाएगा 9, और ये हो गया 12 में 4 जाए 8। यहाँ पे कितना जोड़ा, तो यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे तो 89 को ऐड किया, यानी 149 में 89 को जोड़ा तो कितना आया, 238 आया। अब जब उसी प्रकार हम 159 में यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 89 को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो 9 9 18, और यहाँ पे क्या होगा
तो 8 और 5 13, 1 14 और फिर क्या होगा, तो 1 और 1 2, 248 यानी 248 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी ए में है, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया ना कि पहले 149 था, उसमें 89 जोड़ा तो 238 हो गया। फिर देखो 159 था, इसमें 89 जोड़ा तो 248 हो गया, जो कि क्या है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर ए। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। 7 नंबर क्या क्या प्रश्न कर रहा है आप सभी से समझने की कोशिश करना। कर रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। देखो बाबू, यह जो प्रश्न है ना डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और इसमें कैसे लॉजिक लगाओगे हमारी बातों को समझना। इसमें कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे कि आप लोग ऊपर की ओर उत्तर को समझना, क्या, क्योंकि ऊपर की ओर उत्तर कहा जाता है, नीचे की ओर क्या कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है, इस तरफ को पूरब कहा जाता है, और इस तरफ को क्या कहा जाता है, तो पश्चिम कहा जाता है। समझो ना, इतना आप सभी को समझना पड़ेगा। अब देखो कि इसमें क्या लॉजिक लगाया, क्या प्रश्न कर रहा है। कर रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति जो है एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। चलो मैं कहाँ से चलाऊँ, तो चलो मैं यहाँ से इसका प्रारंभ बिंदु मानता हूँ। क्या मानता हूँ, प्रारंभ बिंदु। करा और पूरब की ओर 15 मीटर चलता है। देखो यहाँ से जब पूरब की ओर चलेगा तो किधर होगा, पूरब, तो पूरब इधर होगा, और इधर कितना चला, तो 15 मीटर चला पूरब की ओर, समझो। और कर रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। देखो बाबू, जब यहाँ पहुँचा ना तो यहाँ से कहाँ मुड़ गया, तो यहाँ से बाएं मुड़ गया। देखो यहाँ पे बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। जब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो किधर होगा, इधर होगा, और यहाँ पे कितना चला, तो यहाँ पे 10 मीटर चला, समझो। अब देखो कर रहा है फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, यानी यहाँ पहुँचा ना, यहाँ के बाद फिर कहाँ मुड़ रहा है, तो दाएं मुड़ता है, और दाएं किधर होगा, इस तरफ होगा, और चलता है। अब प्रश्न क्या कर रहा है तुमसे, जो सोचना है कि अब व्यक्ति अब किस दिशा की ओर चल रहा है, दिशा की बात कर रहा है। तो देखो इस तरफ चल रहा है, और इस तरफ दिशा को मैं क्या कहता हूँ, तो यहाँ पे पूरब लिखा हूँ, यानी कि इस तरफ दिशा को मैं पूरब कहते हैं, यानी वह पूर्व दिशा में अभी चल रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझो ना यहाँ तक सभी विद्यार्थी हमारे बातों को। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 8 नंबर का प्रश्न, और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है ना, जो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, और इसमें थोड़ा सा समझना, जैसे कथन कहेगा उसी के अनुसार हमें निष्कर्ष का चयन करना है। तो देखो कर रहा है कथन कि सभी बिस्तर तकिया है। दे चलो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं बिस्तर लिखता हूँ, समझो। और यह जो सभी बिस्तर है ना, यह सभी बिस्तर वह किसके अंदर आ जाएगा, तो यह तकिया के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर, तो तकिए के अंदर आ जाएगा। सभी बिस्तर क्या है, तकिए, समझो। आगे फिर देखो क्या कर रहा है, सभी तकिए सोफा है। यह जितने भी तकिया है ना, यह सभी तकिया क्या है, तो सभी तकिया यहाँ पे यह सोफा है, सभी तकिया सोफा है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, जो समझना, निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष एक कर रहा है कि कुछ तकिए बिस्तर हैं। तकिया देखो कहाँ है, यहाँ है। बिस्तर कहाँ है, यहाँ। तो कुछ तकिया बिस्तर हो सकता है, तो बोलोगे जी सर हो सकता है, क्योंकि बिस्तर अंदर में है, तकिया बाहर में, यानी कुछ बिस्तर यहाँ पे कह रहा है, कुछ तकिया, जो ये तकिया है ना बिस्तर हो सकता है, तो अब कुछ हो सकता है, यानी निष्कर्ष एक सही है। अब निष्कर्ष 2 पे देखो, कह रहा है कुछ सोफा बिस्तर है। सोफा कहाँ, यहाँ है। बिस्तर कहाँ, यहाँ। तो देखो कुछ सोफ़ा, या जो सोफ़ा बिस्तर होगा, तो बोलोगे जी सर क्योंकि बिस्तर जो है ना सोफ़ा के अंदर है, यानी कुछ सोफ़ा बिस्तर हो सकता है, यानी कि क्या होगा, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। देखो बाबू यहाँ पे आप सभी को समझना होगा इस तरह से कि यह प्रश्न आकृति है, और इस यहाँ पे जो आकृति यहाँ पे वाट वाले हैं ना, खाली स्थान है ना, यहाँ पे आप लोग कौन सा आकृति को उठा के रखोगे,
ताकि यह प्रश्न आकृति पूर्ण रूप से यानी प्रतिरूप से पूरा हो जाए, यानी पूर्ण रूप से ये क्या हो जाए, आकृति बन जाए। तो कैसे आप लोग यहाँ पे सोचोगे, कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना। कैसे, तो इस तरह से जैसे हमारी बातों को समझना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर हम बात करें यहाँ पे किस तरह से, ऐसे इस तरह से एक यहाँ पे रेखा गया है। अब देखो इसको किस तरह से काट रहा है, एक रेखा यहाँ काट रहा है, एक रेखा यहाँ काट रहा है, समझो, और एक रेखा कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है कि इस तरह से यहाँ पे एक रेखा कट कर रहा है, एक रेखा कट कर रहा है, तो देखो इसमें ऐसे कट कर रहा है, इसमें देखो ऐसे कट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अब देखो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये होगा नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी होगा, तो बोलोगे सर कैसे होगा, तो देखो अगर आप लोग इस आकृति को यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखो तो देखो इसका मुंह यहाँ पे हो जाएगा, इसका मुंह यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो रेखा आया है ऐसे ऐसे कट हो जाएगा, और ये जो इसका वेस है, आधार है, यहाँ पे आ जाएगा, और ये लंब इस तरह से हो जाएगा, और ये लंब इस तरह से हो जाएगा। समझो ना, यानी जब आप लोग ऑप्शन नंबर बी यानी आकृति बी को यहाँ पे फिलअप करोगे ना, तो यह प्रश्न आकृति जो होगा ना बाबू, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है आप सभी से। 10 नंबर का प्रश्न देखो, कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न है। कागज को काटना और मोड़ना कैसे होगा आप लोग सीखो, समझो। करा है कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा। समझा करो हमारी बातों को। अगर यहाँ पे देखो इस तरह से आकृति को आप सभी को ओपन करना है, अगर कोई आकृति यहाँ पे कोई कागज़ यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग किया गया है, अब इसको किस तरह से खोलना है, किस तरह से ओपन करना है, तो पहले देखो इसको कहाँ ओपन करना है, तो इस तरह पे यहाँ पे ओपन करना है, यानी इसको जस्ट उलट देना है, यहाँ तक उलट दोगे तो क्या होगा कि यहाँ तक जब उल्टोगे आप लोग तो क्या होगा, एक गोला यहाँ है तो जस्ट एक गोला यहाँ पे आ जाएगा, इसका अपोजिट आ जाएगा। जब यहाँ इसका ये वाला यहाँ लाओगे तो यहाँ हो जाएगा, और जब इस वाले ऐसे बन जाएगा ना, तो इसके बाद फिर क्या करोगे, इस तरह से उलट दोगे, यानी ये जो है इस तरफ आ जाएगा, और जब इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये गोला और ये गोला कहाँ आ जाएगा, तो एक गोला यहाँ आ जाएगा और एक गोला यहाँ आ जाएगा। समझे हमारी बातों को। तो कौन सा ऑप्शन देखो, ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, और ऑप्शन डी तो होगा नहीं, ओनली वन ऑप्शन सी होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप सभी को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना आप लोग। 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाना। देखो 11 नंबर का प्रश्न करा कि यदि जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है और भाग का अर्थ घटाव है, तो मूल्य की गणना करें तो अभिव्यक्त के, यानी यह जो दिया गया है ना, यह जो स्ट्रक्चर, इसको आप सभी को हल करना है। कैसे, जो मान कर रहा है उसका अर्थ रख कर, जैसे समझो। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो 35 है, 35 है, फिर देखो माइनस घटाव का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग दो और यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। फिर देखो जोड़, यहाँ पे कहाँ है जोड़, तो देखो जोड़, अब जोड़ का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ पे गुना दो और क्या होगा, 6 होगा। फिर देखो गुना का अर्थ क्या दे रखा है भाई, तो गुना का अर्थ जोड़ दे रखा है, तो यहाँ पे जोड़ दो और यहाँ पे 7 होगा। अब आप लोग इसका कैलकुलेशन कर डालो, तो कैसे करोगे, तो बोर्ड मास प्रयोग करोगे, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाओ। समझ लो। तो देखो पहले भाग करो, तो जब 35 में आप लोग 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो 5 सत्ते 35, 7 आएगा, फिर इंटू 6 होगा प्लस 7 होगा। अब देखो क्या करो, तो इन दोनों को गुना करो, तो 6 सत्ते 42 होगा और प्लस 7 होगा, और जब 42 प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा, तो 7 2 9 4 यानी 49 आया। ऑप्शन नंबर बोले तो सी होगा 49, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो ना।
क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 12 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर। कर रहा है ना, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई है, इनमें से इतना इसके ऊपर है, इतना नीचे है, इतना ऊपर है, इतना ऐसे है। तो ऐसे प्रश्न को आप सभी को किस तरह से सॉल्यूशन करना है समझना। पहले देखो कितना है, तो 5 पुस्तकें। तो आप लोग इस तरह से कोई एक रेखा का चयन करना और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पुस्तकें यहाँ पे होगा। अब आप लोग बैठाना कि कौन किसके ऊपर होगा और कौन किसके नीचे होगा, समझो ना। अब देखो क्या कर रहा है, सी डी के ऊपर है। सी जो है ना, सी जो है वह डी के ऊपर है। चलो मैं डी यहाँ बैठाता हूँ और डी के ऊपर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। आगे करा ई जो है ना ए के नीचे है, ई जो है ना ए का नीचे है, यानी कि अगर मैं ए यहाँ पे रखता हूँ तो ई कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्योंकि करा ई जो है ना ए के नीचे, देखो ए के नीचे आ गया ई। आगे करा है डी जो है ना ए के ऊपर है, डी जो है ए का ऊपर, देखो डी यहाँ है और ए यहाँ है। अब देखो डी जो है ना ए के ऊपर चल गया, डी जो है ए का ऊपर हो गया ना। आगे का रहा है कि बी सी के नीचे है, बी जो होना चाहिए नहीं, बी जो होना चाहिए सी के नीचे होना चाहिए। तो अगर मैं बी यहाँ बैठाता हूँ तो देखो सी के नीचे आ गया ना बी, यानी क्या है, तो यह जो बहुत ही आसान तरीक़ा से सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे कर दिए हो, यानी यह जो है ना सत्य रूप से सीटिंग अपना क्या स्थान पे बैठ गया है, समझो, यानी बैठ गया। अब आप लोग प्रश्न पे क्या कर रहा है, जो आप लोग समझना कि आखिर प्रश्न क्या पूछना चाहता है। तो सबसे नीचे वाली पुस्तक की बात करें तो बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, बी पुस्तक। तो बी पुस्तक देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन होगा, तो बी पुस्तक होगा, जो कि आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। करा यदि HIGH को इतना लिखा जाता है, इतना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे समझोगे, देखो इतना क्या है HIGH यानी अल्फ़ाबेट से है, और यहाँ पे क्या है HI, फिर क्या है G है, H है, और इसको क्या लिखा है, तो इसको लिखा 8 लिखा, 9 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा। तो मैं आप सभी को बताता हूँ हर क्लास में ही कि जब भी अल्फ़ाबेट से कोई भी रीजनिंग का प्रश्न आ जाए, कोई भी किसी भी प्रकार का रीजनिंग का प्रश्न आ जाए अल्फ़ाबेट से, तो आप लोग क्या करना, कोई भी आप सभी को लॉजिक ना समझ में आए तो सबसे पहले उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना, उसके बाद लॉजिक लगाना। जैसे चलो मैं मान लिया कि यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ, यानी इतना से इतना लिखा कैसे, तो आप लोग सिंपल इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो। जैसे इस तरह से कि H का कितना होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन 8, I का 9, G का 7 और H का 8। तो देखो यहाँ पे पहले 8 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 8 लिखा। यानी क्या किया ना, तो H जो था उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखा, I का अल्फ़ाबेट और G का अल्फ़ाबेट और H का अल्फ़ाबेट, यानी इतना का अल्फ़ाबेट पोजीशन इतना लिख दिया। तो इतना का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के हम राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे ना, तो करो ना, तो समझो। यहाँ पे क्या है बाबू, D है, फिर E है, फिर A है और F है। अब हमें क्या करना है, इनका सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के राइट आंसर पता करना है। तो कैसे, इस तरह से D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4, E का 5, A का 1, F का 6। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को, तो 4 5 1 6, 4 5 1 6 बोले तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना आप लोग क्या कर रहा है, 14 नंबर का प्रश्न, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, बस राइट आंसर आ जाएगा। कैसे, इस तरह से देखो करा है, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, यानी बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा,
एक समान होगा 3 ऑप्शन और एक ऑप्शन जो होगा ना सबसे अलग होगा, वही विषम होगा और उसी का क्या करना है, पहचान करना है। तो कैसे करोगे, तो इस तरह से सोचना और समझना कि यहाँ पे देखो लहर है, ज्वार भाटा है, प्रवाह है और यहाँ पे क्या है, तूफान है। अब आप लोग बताना कि इन चारों में सबसे अलग कौन होगा और 3 एक समान होगा, कैसे, तो इस तरह से सोचना। अगर हम बात करें लहर का, अगर हम बात करें ज्वार भाटा का, अगर हम बात करें प्रवाह का, तो ये क्या होता है, तो ये होता है, ये जो तीनों है ना, ये इस तरह से समझना, ये जो तीनों है ना, यह किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है ना, यह जल से संबंधित है। किससे, वाटर से। किससे संबंधित है, वाटर से, जल से, क्योंकि जल का प्रवाह होता है, जल में ज्वार भाटा होता है और जल का लहर होता है, जल का ज्वार भाटा होता है और जल का प्रवाह होता है। लेकिन जब हम बात करें तूफान, तो तूफान सबसे अलग है और यही विषम संख्या है। यही आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो समझिए आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी आया, तूफान, जो कि राइट आंसर है। समझो ना बाबू। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे, तो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। कर रहा है, यदि इतना को इतना, इतना को इतना और इतना को इतना कोड वर्ड में लिखा जाता है, यानी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, तो इतना को आप लोग कैसे लिखोगे, तो क्या है, देखो समझना, डी है, आर है, ई है, ए है, एम है ना। अब देखो आप लोग कैसे करोगे, तो इस तरह से समझना कि देखो यहाँ पे सभी का कोड वर्ड का चयन करो, जैसे खोजो, जैसे देखो डी है, अब डी कहीं दिख रहा है तो बोलोगे सर यहाँ, और डी का कोड वर्ड क्या दे रखा है, पहले तो परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज होगा। समझो। फिर आप लोग किसका, आर का खोजो, देखो आर अंत में है तो आर का क्या दे रखा है कोड वर्ड, तो वाट, तो यहाँ पे वाट होगा। फिर देखो ई कहाँ दिख रहा है, तो ई देखो इसमें दूसरा में दिख रहा है, तो दूसरा में क्या होगा, हैशटैग, यहाँ पे हैशटैग। अगर देखो इसमें भी ई का देखोगे तो ई दूसरा में हैशटैग दे रखा है, अगर यहाँ भी ई में देखोगे सबसे अंतिम में तो हैशटैग होगा, यानी कहीं से भी आप लोग चयन कर लो। फिर देखो ए देखो किस में कहीं दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या है, डॉलर, तो यहाँ पर डॉलर दो। फिर एम देखो कहाँ दिख रहा है, एम देखो इसमें पहले स्थान पे और पहले स्थान पे @ दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, @ इस तरह से। अब देखो इतना का कोड वर्ड इतना बन गया, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहले परसेंटेज होना चाहिए, फिर वाट होना चाहिए, फिर हैशटैग होना चाहिए, यानी कि देखो हैश यहाँ पे है, परसेंट, वाट, हैश, डॉलर, @ समझ गो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा जो डी होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 16 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर, कर रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है। देखो बाबू समझना, यह जो आकृति है ना, यह प्रश्न आकृति वाली है। अब बताना यह जो प्रश्न आकृति है कौन सा ऑप्शन में छुपी हुई है, यानी आप सभी को कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आ गया है, यानी कौन सा ऑप्शन में छुपी हुई है। तो देखो इस तरह से अगर आप लोग सोचोगे कि अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ए होगा नहीं। अब बोलोगे सर कैसे नहीं होगा, तो देखो इसमें एक रेखा इधर गया है, एक रेखा इधर गया, यानी अपोजिट है, और इसमें देखो दोनों रेखा एक तरफ है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। अब ऑप्शन नंबर सी काटो, इसलिए क्योंकि एक रेखा इस तरह से बीच में कट लगा, यहाँ पे देखो एक ही तरफ कट लगा, इस तरफ नहीं ना है, यानी क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो होगा कट जाएगा। ऑप्शन डी भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरा टच कर दिया है, यहाँ पे देखो ये पूरा टच क्या है, नहीं ना किया है, क्या है, इतना दूर किया है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, गलत होगा। अब बचा ऑप्शन सी, तो देखो एक कट इधर लगा है, एक कट यहाँ पे, ये जो देखो ये पूरा है, यहाँ पे पूरा ये कट लगा है, समझो, यहाँ पे देखो पूरा कट लगा है, और ये जो देखो यहाँ से यहाँ लाया है, यहाँ से भी यहाँ लाया है, और ये यहाँ से यहाँ लाया है, और ये जो यहाँ से यहाँ लाया, ये भी यहाँ से यहाँ लाया, तो यानी क्या हुआ, तो आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यह प्रश्न उत्तर आकृति में समाहित है, यानी ऑप्शन नंबर किस में समाहित है, तो बी में समाहित है।
समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। 17 नंबर का प्रश्न आप सभी से समझना बाबू। कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। देखो मैं आप सभी को क्या बता चुका हूँ कि जब भी अल्फ़ाबेट से कोई भी प्रश्न आ जाए ना और आप सभी को कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी ना आए, तो आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना है। जैसे देखो इसमें आप लोग सोचो कि अगर यहाँ पे आप सभी से चयन कराने के लिए बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो होगा एक समान होगा और एक ऑप्शन अलग होगा, तो कैसे करोगे। तो कोई बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस तरह से अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करो। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से लिखो। यहाँ पे देखो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है और बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। फिर देखो डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ के 6 होता है, जी का 7, एच का 8, आई का 9 और के जे का 10 होता है, एल का 12 होता है, के का 11 होता है। तो कहीं कुछ दिख रहा है तो बोलोगे जी सर देखो 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, 8 से 9, यानी अल्टरनेट चल रहा है, यानी +1 चल रहा है। देखो 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 3 जोड़ा 1, 2 में 1 जोड़ा 3, फिर देखो 4 में 1 जोड़ा 5 और 5 में फिर 1 जोड़ा 6, फिर देखो 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 1 जोड़ा 9, लेकिन 10 में यहाँ पे 2 जोड़ दिया 12 हो गया, जे से एल गया यानी 10 से 12 गया +2 जुटा। फिर देखो एल से के गया यानी 12 से 11 गया तो -1 किया। तो सबसे अलग कौन निकला, तो ऑप्शन नंबर डी निकला। इस तरह से आप लोग कितना आसान तरीका से समझ गए हो और राइट आंसर भी कम समय में आ गया, समझे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न देखो बाबू, इसमें आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अपना दिमाग को थोड़ा सा घुमाओगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो होता है ना आपको कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनर फंसाना चाहता है, लेकिन आप लोग तो फंसने वाले हो नहीं। देखो क्या कर रहा है कि शब्दों का संबंध बताना है। कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से किस प्रकार होगा, उसी प्रकार जिराफ का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो देखो किस तरह से सोच सकते हो, तो इस तरह से आप लोग सोचना कि इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। जैसे कंगारू जो होता है ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह से समझो। तो जिराफ कहाँ होता है, इसी प्रकार सबसे ज़्यादा तो यहाँ होता है कहाँ, अफ्रीका में, इस तरह से। नहीं तो फिर इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हो कि कंगारू जो होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और जिराफ जो होता है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। नहीं तो फिर इस तरह से आप लोग भी समझ सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत में उतना पाया नहीं जाता है, पाकिस्तान में नहीं, जापान में नहीं। यानी जिस तरह से कंगारू ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पाया जाता है, जिराफ कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 19 नंबर का प्रश्न देखो। 19 नंबर का प्रश्न में भी ना आप सभी को लॉजिक लगाना होगा थोड़ा सा। कैसे करा, प्रश्न चिन्ह पर कौन सा आकृति आएगा, इस वाट के जगह आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि जिस फिगर को इसमें घुरा के दाएं बाएं करके ये लाया है, उसी प्रकार इसमें हम घुरा के दाएं बाएं करके इसमें लाएंगे ना। तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से समझना। देखो यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और यहाँ पे एक तीर है, और इसको क्या किया ना, यहाँ पे जो है ना एक स्थान यहाँ से बैक चला गया, यानी इस पे आ गया, इस रेखा पे आ गया, और इस रेखा पे आ गया तो देखो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये त्रिभुज यहाँ आ गया और ये रेखा जो था यहाँ आ गया। अब उसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा समझो कि जो इस तरह से इस रेखे पे इस भाग में ये दोनों है ना, यहाँ से क्या होगा, अब इस तरफ आ जाएगा। किस तरफ आ जाएगा, इस रेखा के पास आ जाएगा, यानी इसके नीचे आ जाएगा। तो इसके नीचे कैसे आएगा, तो यहाँ देखो ये जो गोला है ना, ये गोला कहाँ होगा, यहाँ पे एक गोला होगा, और ये जो गोल है गोल होगा इस तरह से, और ऐसे जो रेखा है ऐसे होगा। कौन सा ऑप्शन में से दिख रहा है, तो ए नहीं और सी नहीं और डी नहीं, ओनली वन ऑप्शन बी दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझो राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना 20 नंबर का, और इसमें आप लोग जैसे आप लोग लॉजिक लगा रहे हो वैसे ही लॉजिक लगाना, बहुत ही सिंपल तरीका से सॉल्व होगा। देखो
लुप्त संख्या मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे समझो बाबू क्या होगा कि 2 से हम किस प्रकार कैलकुलेशन यहाँ पे करें कि भाट आ जाए, फिर यहाँ पे 16 आया है, फिर 256 आया है, कैसे किया है उसी प्रकार से ना हम इसमें करेंगे। तो देखो अगर आप लोग इस तरह से सोचते हो कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, और जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 16 आता है, अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आ रहा है। तो बोलोगे जी सर यानी क्लॉक वाइज में यह सीरीज चल रहा है। यानी क्या किए कि पहले 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर, फिर यहाँ आ गया। अगर यहाँ से फिर एक पद निकालने का रहता तो इतना का स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ इसके बाद कोई हमें निकालने ही नहीं है तो इतना होगा। यानी इस भाट की जगह क्या होगा तो 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा तो 4 होगा। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर वी जो कि बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है देखो, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इन प्रश्न का राइट आंसर बताना। शब्दों का संबंध है, जिस प्रकार कीट का संबंध मक्खी से, स्तनपायी का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को बताना होगा। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। और जो क्लास को लाइक नहीं की हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि क्या होगा कि आप सभी को सभी क्लास का नोटिफिकेशन आसान तरीक़ा से मिल सके। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं सभी प्रिय स्टूडेंट को अगले क्लास में, यानी शाम वाले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।